हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसमें आज हमारा है लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट किया था। उस लेक्चर नंबर 3 था हमारा समतल दर्पण। उसमें हमने देखा था कि समतल दर्पण की परिभाषा क्या होती है, समतल दर्पण किसे कहते हैं और समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है। इन सब चीजों के बारे में हमने देखा था। कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी हमने वहां पे देखी थी। लेकिन उस समतल दर्पण पे बेस्ड हमने क्वेश्चन नहीं किया था कि उस पर क्वेश्चन बेस्ड कंपटीशन में या बोर्ड एग्जाम में किस किस प्रकार से हमारे बनते हैं। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है वो एक तरीके से समतल दर्पण का दूसरा पार्ट है। आज इस पार्ट में हम क्वेश्चन को देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हमारा बनता है, कि किस 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 प्रकार का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और लेक्चर को शुरू करने से पहले, मतलब क्वेश्चन को लेने से पहले, हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वहां पे समतल दर्पण की प्रकृति क्या होती है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करके फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगर आपने नोट्स लेक्चर नंबर 3 देखा है ना आपने, अगर नहीं देखा तो एक बार आप जाके देख लीजिए। उस लेक्चर का जो लिंक है उस लिंक को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसको देखकर फिर यहाँ पर आए तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। वैसे जो की पॉइंट होता है उस की पॉइंट को यहाँ पर हम क्या करें, जल्दी से रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने नोट्स बनाया है, अच्छा हाँ देखो, तो उसका नोट्स भी आप साथ के साथ बनाते चलो। ठीक है, तो नोट्स बनाया तो नोट्स में जहां पर हमने लिखवाया था समतल दर्पण की प्रकृति क्या होती है उसको आप खोल लीजिए, वहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, तो समतल दर्पण की सबसे पहली प्रकृति निकालिए। समतल दर्पण की प्रकृति, सबसे पहली प्रकृति हमारी क्या होती थी कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर, या बोलो कि वस्तु की लंबाई किसके बराबर होगा, प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर। जैसे अगर मान लो वहां पे देखो हमने लिख लिया था, यहाँ पर जरा इसको चित्र की मदद से समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये जो है, मान लो कि ये हमारा क्या है, कोई भी एक दर्पण है, ये हमारा कोई एक दर्पण है। यहां पर हमने दर्पण के सामने किसी भी एक वस्तु को लाकर खड़ा कर दिया। वस्तु का मतलब कुछ भी हो सकता है, हम हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। मान लो किसी भी व्यक्ति को लाकर हमने खड़ा कर दिया और उस व्यक्ति की लंबाई जो है वो हाइट जो हमारी कितनी है, 1 मीटर के बराबर है। तो जो इस व्यक्ति का प्रतिबिंब बनेगा, उस व्यक्ति का प्रतिबिंब जो होगा वो प्रतिबिंब की जो हाइट होगी, वो प्रतिबिंब की हाइट भी हमारी कितनी होगी, 1 मीटर के बराबर होगी। तो प्रतिबिंब की जो हाइट होगी वो हाइट भी हमारी कितनी होगी, 1 मीटर। तो जितना लंबा वस्तु होगा उतना ही लंबा हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो पहली प्रकृति हमारी यही होती थी कि वस्तु की लंबाई बराबर किसके होते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई। दूसरी प्रकृति हमारी क्या होती है कि वस्तु की दूरी बराबर किसके होती है, प्रतिबिंब की दूरी। जैसे मान लो कि अगर तुम दर्पण से, अगर मान लो ये वस्तु है, इसका प्रतिबिंब इधर हमारा बन रहा है। अगर तुम दर्पण से x मीटर की दूरी पर खड़े हो, अगर तुम दर्पण से x मीटर की दूरी पर खड़े हो, तो तुम्हारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के अंदर कितनी दूरी पर, या बोलो कि दर्पण के पीछे, ज्यादा बेहतर ये है कि बोलो कि दर्पण के अंदर। तो दर्पण के अंदर कितनी दूरी पर जाकर बनेगा, x मीटर की दूरी पर जाकर बनेगा। मतलब दर्पण से जितना दूरी तुम आगे रहोगे उतना ही दर्पण के अंदर जाकर हमारा प्रतिबिंब बनता है। इसी को बोलते हैं कि वस्तु की दूरी किसके बराबर होगा, प्रतिबिंब की दूरी के। तीसरी प्रकृति हमारी क्या थी कि प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी और सीधा। तो इसके लिए हमने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है। वहां पर हमने बताया था कि प्रतिबिंब जो होते हैं 2 प्रकार के, एक वास्तविक और एक आभासी। यदि दोनों किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती है तो उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। यदि मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पर जब हमने समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाया था तो देखा था कि दोनों किरणें वास्तव में मिल नहीं रही थी, इनको हमने पीछे जबरदस्ती क्या किया था, मिलाया था, यानी मिलती हुई वो क्या हो रही थी, प्रतीत हो रही थी। तो प्रतिबिंब कैसा बन गया था, आभासी। एक बात हमने और वहां पर नोट कराया था, बोला था इस पूरे चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। अगर वास्तविक है तो आंख मूंद कर लिखो, कैसा होगा, उल्टा। और अगर आभासी है तो कैसा होगा, सीधा। तो यहाँ आभासी बना तो प्रतिबिंब हमारा कैसा जाएगा, सीधा। मतलब तुम जैसे खड़ोगे वैसे तुम्हारा प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ पर बन जाएगा। तो प्रतिबिंब आभासी और कैसा होता है, सीधा होता है। तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उस टाइम में भी बोला था कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, पार्श्विक उल्टा। पार्श्विक उल्टा का मतलब बताया था ना, दायां बायां दिखाई देता है, बायां कैसा दिखाई देता है, दायां। इसको अगर हम यहाँ पे डायग्राम से समझे, जैसे मान लो कि ये हमारा एक दर्पण है और यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति खड़ा हुआ है।
ये क्या करता है कि अपने बाएं हाथ को यहां से क्या करता है, इस तरीके से उठाता है, बाएं हाथ को उठा लिया और दाएं हाथ को कहां कर लिया, नीचे की तरफ। अब जब दर्पण में देखेगा तो दर्पण में उसे कौन सा हाथ दिखाई देगा, दर्पण में उसे ये दायां हाथ जो होगा, ये दायां हाथ उठा हुआ दिखाई देगा और बायां हाथ कैसा होगा, नीचे गिरा हुआ दिखाई देगा। मतलब दायां कैसा दिखाई देता है, बायां, और बायां कैसा दिखाई देता है, दायां। इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक उल्टा। और उल्टा किसे बोलते हैं भी क्लियर कर लो यहीं पर। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा कोई भी एक समतल दर्पण है और क्या किया जाए, मान लो तुम्हें सीधा खड़ा कर दिया जाए, चलो मान लो मैं ही क्या है तो सीधा खड़ा हो जाता हूँ। अब अगर इसका प्रतिबिंब उल्टा ऐसे, इसका प्रतिबिंब जो ऐसे बनने लग जाए, मतलब सर कहाँ बने, नीचे, और पैर कहाँ बनने लग जाए, ऊपर, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, उल्टा। ये उल्टा होगा और ये हमारा क्या होगा, पार्श्विक उल्टा। दो बातें क्लियर है। पार्श्विक उल्टा का मतलब दाहिना कैसा दिखाई देता है, बायां, और बायां कैसा प्रतीत होता है, दाहिने की तरीके से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक उल्टा बोलते हैं। एक पश्चिमी प्रॉपर्टी भी थी कि हमारा जो पश्चिमी प्रॉपर्टी थी कि वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर, यानी कि जैसा वस्तु होगा वैसे ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब। इसको भी जरा डायग्राम से समझ लो। जैसे यहीं पर देखो कि ये हमारा पतला आदमी खड़ा है तो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, पतला। अगर हम यहीं पर क्या करते हैं कि एक मोटे से आदमी को लाकर क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं, यहीं से एक मोटे से आदमी को लाकर क्या करो, खड़ा कर दो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब भी हमारा कैसा बनेगा, मोटा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि जैसा व्यक्ति होगा या जैसा वस्तु होगा वैसे ही क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो यही होता है हमारा इसकी कि हमारा जो वस्तु का आकार होगा वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर। पतला आदमी, पतला प्रतिबिंब, मोटा आदमी, मोटा प्रतिबिंब। सिंपल सा, जैसा आकार होगा वस्तु का वैसे ही हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पर। अब देखो इसमें कुछ तो नोट करने वाली चीजें है नहीं, सब कुछ तुम्हारे पास पहले से है। अब उसके बाद निकाल लो, इसके बाद जो नोट पॉइंट में कुछ बातें और लिखाई थी, उस बातों को एक बार भी जल्दी से देख लेते हैं, फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन पे। उसमें देखो हमने एक पॉइंट ये भी लिखाया था कि यदि दर्पण को थीटा कोण घुमा दिया जाता है तो प्रतिबिंब कितना घूम जाता है, 2 थीटा। या प्रतिबिंब को क्या बोल सकते हो कि परावर्तित किरण। यदि दर्पण को थीटा कोण घुमाओगे तो परावर्तित किरण या प्रतिबिंब कितना घूमेगा, 2 थीटा कोण क्या होता है, घूम जाता है। पहला पॉइंट था। एक पॉइंट उसमें ये भी रहा होगा कि यदि वस्तु की चाल v होती है तो प्रतिबिंब की चाल कितनी होती है, 2v। इसको जरा चित्र के हिसाब से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, वो पहला पॉइंट था, पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, उसको थोड़ा देख लेना। जैसे मान लो कि ये हमारा एक दर्पण है, ठीक। अगर हम क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति होता है, ये व्यक्ति इस दर्पण के सामने खड़ा होता है और दर्पण की तरफ क्या करता है, आगे की तरफ v वेग से दौड़ना प्रारंभ कर देता है। तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, ये प्रतिबिंब भी उसको आगे की तरफ दौड़ता हुआ कितने वेग से दिखाई देगा, 2 वेग से। यदि हमारा दर्पण जो होता है, यदि दर्पण हमारा कैसा है, स्थिर, दर्पण को फिक्स कर देते हैं। और अगर वस्तु का मतलब जो भी व्यक्ति है, अगर v वेग से दर्पण की तरफ आता हुआ दिखाई देगा तो प्रतिबिंब उसको किस वेग से आता हुआ दिखाई देगा, 2v वेग से आता हुआ दिखाई देता है। इसका एग्जाम्पल बढ़िया से बताऊं क्या होता है। जिम जाते हो, जिम में देखो, जिम के सामने शीशे लगे होते हैं, वो समतल दर्पण ही होता है। उसके सामने जब तुम रनिंग करते हो या साइकिलिंग करते हो तो उस टाइम पे देखो तुम्हें अपने पैर बहुत तेजी से चलते हुए दिखाई देते हैं। वो ऐसा इसलिए होता है कि अगर तुम v चाल से चल रहे हो तो तुम्हारी चाल वहां पे कितनी दिखाई देगी, 2v। अगर मान लो तुम चल रहे हो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो उसमें कितना दिखाई देगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाई देगा। जिम वाला तुम्हें एक तरीके से बेवकूफ बनाता है, वो तुम्हें बेवकूफ बनाता है। तुम्हें लगता है कि बहुत तेजी से हम चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में तुम उसकी कैसे चल रहे हो, आधी चाल से चल रहे हो। कभी जाके इस चीज को देखना, ठीक। अच्छा, एक स्थिति हमारी ये होती है। दूसरी स्थिति हमारी क्या बन सकती है, जैसे मान लो हम व्यक्ति को क्या कर देते हैं, स्थिर। हम व्यक्ति को क्या कर दें, स्थिर खड़ा कर दें और एक हम दर्पण ले लेते हैं और इस दर्पण को गतिमान कर देते हैं। दर्पण को क्या करते हैं, गतिमान, और ये व्यक्ति की तरफ v चाल से गति करना प्रारंभ कर देगा, तब भी इसका प्रतिबिंब बनेगा वहां पर। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब किस चाल से चलता हुआ दिखाई देगा, 2v चाल से। देखो क्वेश्चन घुमा के दोनों तरीके से पूछ सकता है कि यदि दर्पण को स्थिर रख दे
तो प्रतिबिंब किस चाल से दिखाई देगा 2v से। और यदि दर्पण को गतिमान करके वस्तु को स्थिर कर दे तब भी वो किस चाल से चलता हुआ दिखाई देगा 2v चाल से। दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं, चाल में कोई फर्क नहीं होती है। हाँ, दोनों को आगे पीछे वो घुमा सकता है। तो मान लो किसी को खड़ा कर दो और उसकी तरफ क्या करो, दर्पण को लेकर दौड़ना शुरू कर दो। अगर तुम v वेग से दौड़ोगे मतलब दर्पण v वेग से आगे की तरफ बढ़ेगा, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब भी कितने वेग से बढ़ता हुआ प्रतीत होगा 2v। ये किसके सापेक्ष में होता है, तुम्हारे सापेक्ष में इसकी वेग कितनी दिखाई देती है 2v दिखाई देती है। ठीक है, इतने पॉइंट। एक पॉइंट और भी था इसमें कि अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो अपनी पूरे शरीर का प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसकी दर्पण की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके हाइट की आधी होनी चाहिए। अगर उसके हाइट सॉरी अगर उसके हाइट की आधी दर्पण लेंगे तो उसका पूरा का पूरा प्रतिबिंब क्या होगा, दिखाई देने लग जाएगा। ठीक, ये हमारा पॉइंट था। उसके बाद हमने क्या किया था कि एक चीज और देखा था कि अगर कोई भी दो समतल दर्पण होता है, उन दो समतल दर्पण के बीच में कितना प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंबों की संख्या अगर उनको अलग अलग कोण पर रखते हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या चेंज हो जाती है। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा टेबल बनवाया था। उस टेबल को अगर तुम्हें याद है, एक बार मैं यहाँ पे जल्दी से बना दे रहा हूँ कि n बराबर कितना होता है 360/θ। ये 360/θ, थीटा का मान जो होता है वो दो दर्पणों के बीच का कोण होता है। तो दो दर्पणों को ऐसे मान लो कि यही हमारे दोनों हाथ क्या हो गए, दो समतल दर्पण हो गए। ये दोनों समांतर ऐसे रखें, इसको झुका दिया जाए और कोण झुका दिया जाए, इनके बीच का कोण लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो ये बदलोगे तो प्रतिबिंबों की संख्या भी क्या होती है, बदलती चली जाती है। तो यहाँ से थीटा का मान जब रखोगे अलग अलग, तो तीन केस बनता था। या तो हमारा n का मान कैसा आएगा, सम हो सकता है, या तो हमारा n जो होगा वो n का मान कैसा हो सकता है, विषम, या तो n का मान जो होगा वो n का मान हमारा अपूर्णांक संख्या हो सके। तीन कंडीशन हमारा बनता है। यदि n का मान सम होगा तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, n-1। यदि n का मान सम आ गया तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। और अगर n का मान विषम आ गया तो यहां से दो कंडीशन हमारा बनता है। यदि सममित की स्थिति होगी तो सममिति की स्थिति में जो हमारी प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो होगी n-1। और अगर असममित की स्थिति होगी तो प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी, अगर असममित की स्थिति है तो प्रतिबिंबों की संख्या हमारी कितनी होती है, n होती है, वही बन जाती है। और यदि अपूर्णांक आ गया तो अपूर्णांक की स्थिति में जो हमारी संख्या होती है, संख्या n बराबर जो होता है वो पूर्णांक, उसका जो पूर्णांक संख्या होगा वही पूर्णांक ले लेंगे, वही हमारी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या हो जाएगी। ये तीन कंडीशन बनती थी। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान रखो कि यदि क्वेश्चन में ये ना बोला हो कि सममित स्थिति है कि असममित स्थिति है, तो वहां पे हमेशा कौन सी स्थिति मान के चलना, सममित स्थिति मानना। जैसे तुम्हें बोल दिया कि अभी आगे क्वेश्चन करवाऊंगा n का मान 11 है, जैसे विषम दे दिया तो विषम के केस में दो कंडीशन बन सकती है, या तो प्रतिबिंब सममित होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, असममित होगा। अगर बोला है असममित है तो असममित रखो, n रखो। अगर कुछ नहीं बोला है तो उसको हमेशा कितना मान के चलो, सममित मान के हमेशा उसको क्वेश्चन करते हैं। इतनी बातों को ध्यान रखो। अब इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ये सब तो आपके पास होगा ही पहले से। अगर आपने नहीं देखा तीसरा लेक्चर तो फिर से कहूंगा एक बार आप तीसरे लेक्चर को देख लीजिए। वहां पे बहुत डिटेल में हमने पूरी बात की थी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता कैसे है। और यहाँ पे हमने कई सारे एक और टेबल बनाया था जहाँ पे थीटा का अलग अलग मान रख के हमने प्रतिबिंबों की संख्या निकाली थी। तो वो सब आप देख सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश जो है, प्रकाश गमन करता है, प्रकाश जो है वो गमन करता है। इसका पहला ऑप्शन है हमारा सरल रेखीय पथ पर, सरल रेखीय पथ। दूसरा ऑप्शन है हमारा गोलीय पथ, गोलीय पथ पर। तीसरा ऑप्शन है हमारा दोनों, मान लेते हैं कि दोनों हो सकता है। और चौथा ऑप्शन एलिमेंट, चौथा ऑप्शन जो है वो हो सकता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये बताओ प्रकाश हमारी किस पथ पे चलता है। तो सबसे पहला लेक्चर याद करो, वहां पे बताया था प्रकाश दो तरीके से चलता है।
अगर न्यूटन के हिसाब से देखोगे तो सीधी रेखा में, अगर हाइगेंस के हिसाब से देखोगे तो किस पे चलेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में या तरंग के रूप में चलता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे मानेंगे, सीधी रेखा का मतलब क्या होता है, सरल रेखीय पथ पर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, कि प्रकाश किस गमन का मतलब जानते हो ना, जिस रास्ते पर चलते हो, जिस रास्ते पर तुम चलते हो वही रास्ता तुम्हारा क्या कहलाता है, गमन कहलाता है। तो प्रकाश किस रास्ते पर चलता है, हमेशा सीधी रेखा, तो उसी को क्या बोला जाता है, सरल रेखीय पथ पर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन वो भी है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है हमारा आभासी तथा उल्टा, दूसरा है हमारा आभासी और सीधा, तीसरा ऑप्शन है हमारा वास्तविक तथा उल्टा, और चौथा ऑप्शन है हमारा वास्तविक सीधा। बताओ, अब सोच के बताओ कि इन दोनों में से, चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। सब ऑप्शन को एक एक करके देखें। आभासी उल्टा वैसे गलत होगा, आभासी कभी उल्टा हमारा बन ही नहीं सकता है। दूसरा आभासी और सीधा, हाँ ये हो सकता है कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है, आभासी और सीधा। अभी देखा था कि आभासी और कैसा बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक उल्टा भी बैठ सकता है, लेकिन ये हो सकता है वास्तविक उल्टा, लेकिन हमारा यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। वास्तविक और सीधा, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो हमेशा कैसा होता है, उल्टा। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे किसी भी तरीके से नहीं हो सकते, बस इन्हीं दो को सोचना था यहाँ पर। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा, चौथा तीसरा क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का, वस्तु नहीं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार होता है। पहला वस्तु के बराबर, सिर्फ इतना लिख दे रहा हूं, बराबर, पहला ऑप्शन बराबर, दूसरा ऑप्शन छोटा, तीसरा ऑप्शन बड़ा और चौथा ऑप्शन कोई नहीं। यानी कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार यहाँ लिख लेते हैं, वस्तु के आकार के बराबर होता है, उससे छोटा बनता है, बड़ा बनता है, या कोई नहीं, तीनों ऑप्शन में से बताओ कि इसमें से कौन सा हमारा सही होगा। कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के आकार का कैसा होता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, बराबर बनता है, या छोटा बनता है, या तीनों में से कोई नहीं। तो कैसा बनता है, बराबर। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब। दोनों का आकार आपस में क्या होता है, बराबर। अभी हमने देखा था मोटे और पतले वाले का एग्जाम्पल लेकर कि पतले वाले आदमी का प्रतिबिंब पतला बनता है, मोटे वाले आदमी का प्रतिबिंब कैसा बनता है, मोटा बनता है। ठीक, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। अब देखते हैं यदि कोई वस्तु, या मान लो कि यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, पहला ऑप्शन 40 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 30 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 40 हो गया, तीसरा ऑप्शन मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर। अब जरा बताओ सोच के कि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी। इसको ऐसे बना ले, जैसे मान लो कि ये हमारा क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया,
यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, ये दर्पण से कितनी दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना था, अभी हमने पढ़ा था कि वस्तु की दूरी जो होती है प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से कितनी दूरी पर जाकर बनेगा, तो दर्पण से ये दूरी जो होगी कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो दर्पण से देखो, दर्पण से दूरी कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। इसका अच्छा सही था ये तीसरा ऑप्शन, मिला लिया अपना। अगला, अच्छा इसी में देखो थोड़ा सा चेंज करके ऐसे बोल दे, पूरा क्वेश्चन समान है, सब कुछ सही है, बस इतना कह रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी सब कुछ समान है कि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हो तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी बताओ। फिर से इसका ऑप्शन लिख रहा हूं, पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। जरा बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अब की बार वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना दूर बनेगा, जरा बताओ ऑप्शन कितना होगा इसका, निकल गया। चलिए, जिसने जिसने लगाया 40 उसका सही है। हम सब की बात कहाँ से पूछा, वस्तु से। तो ये हमारी वस्तु हो गई और ये हमारा प्रतिबिंब, दोनों के बीच की दूरी देखो, ये 20 और इधर भी 20, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 40 सेंटीमीटर। तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। तो इतना ही क्वेश्चन घुमा सकता है इसमें कि क्या पूछेगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, या बोल देगा कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना है। तो ध्यान से चित्र बना लो, ऐसे कर दो, वस्तु से पूछेगा तो 20 और 20 40 हो जाएगा, दर्पण से पूछेगा तो दर्पण से कितना रहेगा हमारा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, कोई दिक्कत है इसमें। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं यहीं पर कि यदि दर्पण को 15 डिग्री घुमा दिया जाए, 15 डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण लिख लो। प्रतिबिंब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो परावर्तित किरण कितना डिग्री घूमेगा, कितना डिग्री, तो परावर्तित किरण कितना डिग्री घूमेगा। ठीक, इसका ऑप्शन लिख दे रहा हूं। पहला ऑप्शन कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन जो होगा वो 45 डिग्री और चौथा ऑप्शन जो होगा वो 60 डिग्री। वीडियो को रोको थोड़ी देर के लिए, सोचो, उसको निकालो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। अब पिछले अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को क्या करो, रोक लो, और रोकने के बाद में नोट्स को पलट के पिछला वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, या पिछला वाला जो आपने भी रिवाइज करवाया था उस बात को, जो आपने नोट्स बनाया था प्रकृति, उस चीज को देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्या कर रहे हैं, दर्पण को 15, अच्छा जिसने ऑप्शन लगाया 30 उसका सही है, उसका सही है जिसने 30 लगाया। वो वीडियो को चाहो तो आगे बढ़ा के अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। देखो, अगर दर्पण को थीटा डिग्री घुमाते हो तो प्रतिबिंब कितना घूमता है, 2 थीटा, या परावर्तित किरण कितना घूमती है, 2 थीटा। तो अब यहाँ से देखो, दर्पण को कितना घुमाती हो, 15 डिग्री, तो परावर्तित किरण कितना जाएगा, डबल, तो 15 गुना कितना जाएगा, 30 डिग्री। तो परावर्तित किरण हमारा कितना घूम जाएगा, 30 डिग्री हमारा परावर्तित किरण क्या होगा, घूम जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और टफ करते हैं। मान लेते हैं कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो इनके बीच रखे बल्ब के प्रतिबिंबों की संख्या होगी, बल्ब के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी अगर इसके बीच में रखा हो। देखो, पहला ऑप्शन है, इसको निकालना पड़ेगा 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है हमारा 6। चौथा ऑप्शन है 6। यदि मान लो 2 समतल दर्पण हैं, उनके बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री है।
ठीक। और उसके बीच में एक बल्ब रखा है, तो उसके बल्ब का कितना प्रतिबिंब बनेगा, ये चीज हमें निकालना है। तो एक बार निकाल लो, उसके बाद फिर हम करते हैं। निकाल लिया। देखो जिनका ऑप्शन आया 5 उनका सही है। देखो कैसे, दर्पण के बीच का कोण थीटा का मान कितना दिया, 60 डिग्री। प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर कितना होता है, 360 बटे थीटा। जरा थीटा का मान रखो तो हो जाएगा 360 बटे 60। तो यहाँ से काटोगे तो 6, तो n का मान कितना आ गया, 6। और 6 हमारा कैसा है, सम है। अगर 6 सम आ गया तो सम के केस में प्रतिबिंबों की संख्या हमारी कितनी होती है, प्रतिबिंबों की जो संख्या होगी वो होती है n-1। याद है ना, अभी बताया था, अगर सम होगा तो n-1, विषम होगा तो दो केस, सममित और असममित। सममित के केस में n-1 और असममित के केस में कितना होता है n। यहाँ तो सम है तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1, n का मान कितना है 6, तो 6 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। यानी कि यहाँ पे कितने प्रतिबिंब बनेंगे हमारे, 5 प्रतिबिंब हमारे यहाँ पर क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है, चलो इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो इतना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिख ना रहा हूं, ऐसे ही बता दे रहा हूं। देखो जैसे मान लो कि अगर कोई भी एक दर्पण है, यहाँ पर दर्पण का मतलब समतल दर्पण की बात कर रहे हैं, एक समतल दर्पण है और इस समतल दर्पण से 50 मीटर की दूरी पर कोई भी एक व्यक्ति यहाँ पर क्या है, खड़ा हुआ है। ठीक, 50 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है। फिर क्या करता है, वो दर्पण की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ कर देता है। तो हमसे कह रहा है कि t बराबर 3 सेकंड के बाद प्रतिबिंब हुआ, 3 सेकंड बाद दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है हमारा, यहाँ पहला ऑप्शन हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 40 मीटर है तो 20 मीटर, दूसरा हो जाएगा हमारा 40 मीटर, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 60 मीटर और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 80 मीटर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। कह रहा है कि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 50 मीटर की दूरी पर खड़ा है और दर्पण की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चलना प्रारंभ कर देता है, तो 3 सेकंड के बाद दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। तो पहले तो ये निकालो, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर जो करना चाहो तो अपना वीडियो को रोक के एक बार खुद से ट्राई कर लो, फिर उसके बाद में बताऊँ। ट्राई कर लिया, चलिए अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो निकालो कि 3 सेकंड में कितना दूरी वो तय करेगा। पहले चीज निकालो तो 3 सेकंड में, देखो 3 सेकंड में क्या, ये 3 सेकंड में जो व्यक्ति होगा वो व्यक्ति 3 सेकंड में हमारा कुछ यहाँ पर आकर पहुंच जाएगा और ये कितना दूरी तय करेगा, 30 मीटर के बराबर दूरी तय कर लेगा 3 मिनट के अंदर, 3 सेकंड के अंदर। तो दर्पण से कितना दूरी बचेगा, 20 मीटर की दूरी पर हमारा बचेगा यहाँ पर। देखो अरे भाई 10 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, मतलब 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, 10 मीटर। तो 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 30 मीटर, तो 30 मीटर क्या होगा, आगे बढ़ जाएगा। तो टोटल दूरी कितना है 50, तो दर्पण से कितना दूर रह जाएगा 20 मीटर। तो दर्पण से कितनी दूरी पर जाकर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, तो दर्पण से कितनी दूरी पर जाकर बनेगा, 20 मीटर की दूरी पर जाकर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो कह रहा है कि दर्पण तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर के बराबर हो जाएगी। अगर ऐसे ना इस चीज को निकालना चाहो 30 को, तो निकाल सकते हो 4 बराबर दूरी बटा समय। 9th में पढ़े थे ना फार्मूला ये कि 4 बराबर दूरी बटा समय। देखो चाल का मान हमें कितना दे रखा है, चाल का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड और समय का मान हमें दे रखा है 3 सेकंड। समय का मान दे रखा है 3 सेकंड। हमसे फार्मूला लगा दो, दूरी पूछा तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 3 सेकंड में तय की गई दूरी निकल के आ जाएगी। तो चाल का मान कितना है हमारा 10 है, दूरी को ऐसे लिख देते हैं, समय का मान हमारा 3 सेकंड है, ऊपर जाके गुणा करोगे तो s बराबर कितना हो जाएगा 30 मीटर। लेकिन 3 सेकंड में कितना चलेगा 30 मीटर, तो टोटल 50 है, 30 तो ये कितना हो जाएगा 20, तो प्रतिबिंब कितना दूर जाकर बनेगा 20 मीटर की दूरी पर जाकर दर्पण से बनेगा। अच्छा इसी में अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन बना के दे सकता है, कह सकता है कि t बराबर 3 सेकंड के बाद वस्तु व प्रतिबिंब, वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी,
वस्तु तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी जरा निकालो कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी, पहला ऑप्शन वही कर देता हूं कि 20 मीटर, दूसरा 40 मीटर, तीसरा जो है 60 मीटर और चौथा ऑप्शन जो है वो हमारा 80 मीटर। जरा बताओ वस्तु और प्रतिबिंब, अब जरा देखो जिसने किया है 40 उसका सही है, ये वस्तु हो गया, ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, ये 20 तो टोटल दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 40 मीटर के बराबर दूरी निकल के यहाँ से आ जाएगी। तो ये हो जाएगी हमारी प्रतिबिंब की दूरी निकल के यहाँ से आ जाएगी कि प्रतिबिंब की दूरी हमारी कितनी होगी। ठीक है, चलो इतने में कोई दिक्कत है? यहाँ तक नोट कर लो, फिर नोट कर लिया। चलिए देखो, अगर आपका जितना हमने बताया है नोट पॉइंट में और परफेक्ट में अगर उतनी बातें आपकी क्लियर है तो ये मान के चलो कि समतल दर्पण के लगभग सारे क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं यहीं से कवर हो जाते हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचता जो हमारा 10th में इस्तेमाल होगा। हाँ, 12th पढ़ोगे तो वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट और जो होंगे हमारे बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए इतना हमारा क्या है नेसेसरी है, बहुत है इतना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो कि यदि किसी व्यक्ति की हाइट, यदि किसी व्यक्ति की लंबाई 1.4 मीटर हो तो उसे अपना पूरा शरीर देखने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी? कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी? कितना लंबा दर्पण चाहिए? दर्पण की हाइट कितनी चाहिए जिससे वो आसानी से क्या करें देख ले जाए? ऑप्शन है 0.8 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 0.7 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 0.9 मीटर और चौथा ऑप्शन है हमारा 1 मीटर। बताओ, अगर व्यक्ति की हाइट जो है वो 1.4 मीटर है, वो अपना पूरा शरीर देखना चाह रहा है तो कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी? निकाल लिया? तो जिसका ऑप्शन आया है ये उनका सही है। अभी हमने पढ़ा था कि अपनी पूरी हाइट देखने के लिए दर्पण क्या होनी चाहिए, उसकी आधी हाइट की होनी चाहिए। तो 1.4 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना जाएगा? 0.7। इतना कैलकुलेशन तो बेसिक सा है, आता है ना। चलो इतना निकाल ले जाओ। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसको करो खुद से कि देखो, अगर लिखा मान लेते हैं कि यदि दो समतल दर्पणों के बीच एक फूल रखा है जिसका कुल 11 प्रतिबिंब बनते हैं, 11 प्रतिबिंब बनते हैं, तो दर्पणों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन जो होगा पहला 11 है तो पहला ऑप्शन मान लेते हैं कितना है 45 डिग्री 11, दूसरा ऑप्शन मान लेते हैं 30, तीसरा ऑप्शन मान लेते हैं 60 और चौथा ऑप्शन मान लेते हैं 72। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको खुद से एक बार वीडियो को रोक कर कोशिश करो करने की। इसको क्या कह रहा है सिंपल एक बार समझ लो। यदि दो समतल दर्पणों के बीच कोई भी एक फूल है, कोई भी एक वस्तु मान लो रखा हुआ है जिसका कुल 11 प्रतिबिंब बनते हैं, 11 प्रतिबिंब बनते, जानकर हमने यहाँ पे n का मान विषम लिया है ताकि यहाँ से कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। 11 प्रतिबिंब हमारे बनते हैं तो दर्पण के बीच का कोण कितने कोण पर रखोगे ताकि 11 प्रतिबिंब हमारे बन जाए, तो थीटा का मान हमें निकालना है। तो एक बार खुद से इसको ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। ट्राई कर लिया इसका, ये हो गया, कोशिश आ गया। तो देखो जिसका आंसर आया है 30 डिग्री उसका सही है। निकाले इसको, देखो कैसे। हमसे कह रहा है कि प्रतिबिंबों की संख्या n का मान कितना दिया है 11। 11 हमारा कैसा होता है विषम, n का मान दे रखा है 11 क्या होता है विषम।
अब विषम होगा तो दो स्थिति बनेगी, एक सममिति और एक असममिति। और यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि सममिति की असम्मति है, तो हम कौन सा मान के चलते हैं, सममिति मान के चलते हैं। और सममिति के केस में प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वो n-1 होती है। सममिति के केस में प्रतिबिंबों की संख्या जो होगी वो हमारी कितनी होगी, n-1। यहाँ कितना प्रतिबिंब दिया है, 11, तो हो जाएगा n माइनस बराबर कितना, 11 बराबर n-1 हो जाएगा प्रतिबिंबों की संख्या। देखो कुछ नहीं बोला है तो हम क्या मान के चलते हैं, सममिति स्थिति। और सममिति के केस में प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, n-1 होती है। तो n-1 बराबर 11 प्रतिबिंब बनते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही मेन चीज हमें बताना था कि अगर n का मान विषम हो रहा है, 11 प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो आप कुछ नहीं बोला तो हम क्या लेंगे, सममित की स्थिति मानेंगे। ठीक, अब 11 इसको एक को इधर ले आओ तो जाएगा 11 प्लस का 1 बराबर n का मान कितना होता है, 360/θ। 11 और 1 कितना हो जाएगा, 12, इधर कर दे रहा हूँ। तो ये 12 बराबर कितना हो जाएगा, 360/θ। 12/1 कर लो, तो ये गुणा कर लो दोनों साइड, तो हो जाएगा 12 गुणे θ बराबर हो जाएगा 360। 12 को नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा 360/12। 12 तिया कितना हो जाएगा, 36, 30। तो थीटा का मान हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। यदि उन दो दर्पणों के बीच का कोण जो होगा वो कोण अगर तुम 30 डिग्री रखोगे, दर्पणों के बीच का कोण जो होगा अगर 30 डिग्री रखोगे तो उस फूल के टोटल कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 11 प्रतिबिंब हमारे उस फूल के टोटल बनेंगे। यही हो जाएगा हमारा थीटा का मान। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आंसर हमारा निकल के यहाँ से आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ तक जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे उतने हमने यहाँ पे करवा दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आप बुक को ट्राई करोगे, कोई भी बुक लोगे आप, जहाँ भी जिस भी स्टेट के हो अपना अपना बुक लोगे, तो वहाँ पे और भी सारे क्वेश्चन में इससे बियॉन्ड मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन बहुत हद तक यहाँ से हमारे क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे सब बनते हैं। तो ये हमारा आज के लेक्चर का ये आखिरी क्वेश्चन था। अच्छा, जाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देख लो। जैसे मान लेते हैं कि अगर एक दीवार है ये AB और एक दीवार हमारी ये है, ये कोई दीवार है CD। और तुम क्या हो, इस दीवार की साइड में, तुम क्या हो कि इस दीवार के साइड में अपना मुंह करके खड़े हो, ऐसे मान लो खड़े हैं। अब तुम चाहते हो कि AB दीवार का पूरा प्रतिबिंब मैं सामने वाले दीवार पर देख लूं, तो कितनी हाइट का तुम्हें दर्पण की आवश्यकता होगी। छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ। जैसे मान लो ऐसे एक दीवार ये है, एक दीवार मेरे पीछे है। मैं चाह रहा हूँ कि पीछे वाले दीवार का पूरे दीवार का प्रतिबिंब सामने वाले दीवार पर दिख जाए, तो हमें कितना बड़ा दर्पण लेना चाहिए। तो अगर मान लो कि इस पीछे वाले दीवार की लंबाई जो है, लंबाई हमारी कितनी है, L है, तो हमें कितना बड़ा दर्पण चाहिए, इसकी आधी एक तिहाई लंबाई, यानी कि अगर L/3 लंबाई का हम कोई भी दर्पण लेंगे, L/3 लंबाई का दर्पण लेंगे, तो पीछे दीवार का पूरा प्रतिबिंब हमारे इस दर्पण पे आके क्या होगा, बन जाएगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। एक बार फिर से सुन लो पूरी बात को। जैसे मान लो दो दीवार है, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक दीवार मेरे पीछे, एक दीवार मेरे आगे है। मैं चाह रहा हूँ कि आगे वाली दीवार पर एक ऐसा दर्पण लगाऊं कि पिछले वाले दीवार के पूरे का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में क्या हो जाए, बन जाए। तो दर्पण की लंबाई कितनी रखनी पड़ेगी, तो जो तुम्हारी दीवार की लंबाई होगी उसकी 1/3 लंबाई का दर्पण लोगे तो दीवार का पूरा प्रतिबिंब क्या होगा, बन जाएगा। तो वही चीज अगर मान लो कि दीवार की लंबाई L थी, तो सामने हम कितना बड़ा दर्पण लगाएंगे, तो सामने जो हमारी दर्पण की लंबाई होगी वो दर्पण की लंबाई हमारी कितनी होगी, L/3। तो पिछले वाले पूरे के पूरे दीवार का A से B तक का पूरा प्रतिबिंब इसमें आकर क्या होगा, बन जाएगा। ये हमारा था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इससे भी क्वेश्चन हो सकता है कि बन जाए। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं।